वेलकम बच्चों। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। आज हम पढ़ेंगे एजम्पशंस। काइनेटिक थ्योरी हम जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, उससे पहले साइंटिस्ट जो भी थ्योरी हम स्टडी करते हैं उससे पहले कुछ हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा। ऑन दिस बेसिस हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। ठीक है, उसी पैरामीटर्स के ऊपर जो है हम हमारी कोई भी थ्योरी, किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी जो है वो स्टैंड करती है। तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि गैसेस के बीच में हम मतलब समझने से पहले क्या क्या चीज़ें समझें। साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये इन चीज़ों को पहले रेफरेंस बनाएंगे और उसके बेस पे हमने आगे थ्योरी स्टैंड करी है। पहली क्या है, एक गैस जो है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है, मतलब वो सारे डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट स्फीयर्स होंगे। सभी छोटी छोटी बॉलें हैं लेकिन वो सारी इलास्टिक हैं। मतलब उसकी शेप, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, कोई टूटेगा फूटेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से। एंड वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन के अंदर हैं, लगातार चल रहे हैं। पूरे साइज़ के मुकाबले, जो उनका पार्टिकल का साइज़ है उसके मुकाबले जो दूसरा पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ लगभग नेग्लिजिबल। ठीक है, तीसरी बात, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के बीच में कोई भी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं ना रिपल्शन दिखाते हैं। अगली बात, कोलिजन जो है, कोलिजन जो होगा, जो दीवार के साथ होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी पूरी काइनेटिक एनर्जी, पूरा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगली बात, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठे नहीं रहेंगे। किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर मैं बात करें कि मॉलिक्यूल्स किसी एक दायरे में इकट्ठे नहीं रहेंगे। ठीक है, अगली लाइन, द मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब एक टकरा कर आएंगे तो वो एक ही लाइन में जाएंगे, जैसे ऐसे जा गए टकरा कर ऐसे ही वापस आ गए। ठीक है, इसी बात को बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। और जो कोलिजन है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो बहुत ही थोड़े से इंटरवल के लिए होगा। ठीक है, और उसका जो टाइम इंटरवल है वो लगभग ना के बराबर होगा। टाइम पीरियड जो है दो के बीच में नेग्लिजिबल होगा। ये बात समझ में आ गई? सही है। तो अब इस बात को क्या क्या एक बार दोबारा पढ़ लें। एक, गैस के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं, न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा है उसके साइज़ के मुकाबले, तो इसके लिए उसका वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबल होगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। कोलिजन हमेशा इलास्टिक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी एक जगह कंसनट्रेटेड नहीं है कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही जगह इकट्ठे हो गए। दो कोलिजन्स के बीच में जो है वो बिल्कुल जो कोलिजन होगा दीवार से मॉलिक्यूल का, वो टकराकर उसी रास्ते वापस आएगा। इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। कोलिजन हमेशा बहुत ही छोटे अंतराल के लिए होगा, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ना अब बात करते हैं प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो ये मैंने एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूबॉइड है ये पूरा, इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ है एल एल एल। ठीक है ना, एक पार्टिकल है, यहाँ से मैंने दिखाया है, ये टकरा कर गया और ये वापस आ गया। ठीक है, इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस होगी, v अलोंग वाई एक्सिस, v अलोंग जेड एक्सिस। वापस भी टकरा करके आया, तो अब क्योंकि अभी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने जाएं तो v अलोंग वाई और जेड में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक्स एक्सिस जो था, एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये वेलोसिटी, ये गई और टकरा कर वापस आ गई। तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो वी एक्स की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वी वाई की कोई चेंज नहीं हुआ, वी जेड में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, पहले इस बात को हम समझते हैं।
ठीक है, ये मेरी बात एक समझ में आ गई ना। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की, उसको मैं कैसे लिखता हूँ देखते जाओ ध्यान से। अब मैंने सारी चीज़ें पहले लिख ली हैं, लेकिन मैं आपको समझाते समझाते लिखूँगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा था, क्या लिखा है मैंने, जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई वी जेड टकरा कर आएंगे, वी एक्स माइनस में वी वाई और वी जेड में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम स्टडी का जो हमारा पॉइंट है वो हम केवल एक्स एक्सिस को ले रहे हैं। एक एक्सिस को पकड़ लो, उसके बाद सारों को हम इकट्ठा कर देंगे, सही है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की अलोंग एक्स एक्सिस है, वो क्या है हमारी वी एक्स, ठीक है ना, ठीक है, वी एक्स। चलो, अब इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वी एक्स हो गई, इसको मैं लिख देता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन ये कितनी हो जाएगी, वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये हो गया ना। अब इसमें, अब इस पार्टिकल का कुछ एक मास भी होगा, समझते हो ना। तो मास क्या होगा, मास अगर है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है, फाइन चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी एक्स, माइनस में था, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी एक्स, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mvx, ठीक है, 2mvx। ना ये तो हो गया पार्टिकल का, और वॉल पे कितना होगा, वॉल पे, इसकी वॉल पे जो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो इससे उल्टी डायरेक्शन में होगा, मतलब कि 2mvx, क्लियर। तो वो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। पार्टिकल का हो गया नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम, और ऑन द वॉल, जब वॉल के ऊपर जो इम्पार्टेड हुआ है लीनियर मोमेंटम, वो हो गया 2mvx। ना अब एक बात को समझते हैं कि मैं केवल एक छोटे से पोर्शन को स्टडी करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि ये एक पोर्शन मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, देख रहे हो आप ध्यान से, ठीक है, इतने छोटे से पोर्शन में, ठीक, ये दिख रहा है आपको, भी क्यूबॉइड से दिख गया आपको अंदर अंदर में, है ना। अब ये यहाँ से पार्टिकल इस जगह से हिट करके वो आगे जा रहा है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डेल्टा टी टाइम के अंदर हिट किया, मतलब एक पार्टिकल आगे हिट कर गया, अब दूसरा पार्टिकल जो है वो डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ से चलेगा, डेल्टा टी टाइम के अंदर अगली हिटिंग होगी। हमने मान के चले ना कि सारे पार्टिकल एक के पीछे एक चल रहे हैं, ठीक है। सो अब एक बात को समझो कि फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, द मॉलिक्यूल विद एक्स कॉम्पोनेंट, जिसकी वेलोसिटी वी एक्स है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिफोर कोलिजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, ठीक है। तो वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ना अब बात समझें कि सारे पार्टिकल जो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अगर इसका डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पर इस टाइम सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये बात तो समझ में आ गई। अब इस पोर्शन का जो एरिया है, ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सोचो ध्यान से। ये जो पीछे मैं वॉल एक बना रहा हूँ, इसका एरिया कितना है, एल स्क्वेयर, क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो एल इंटू एल है, एल स्क्वेयर। तो ये तो हो गया मेरा स्क्वेयर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पार्टिकल एक साथ ही इसके अंदर कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस कितना है, एरिया इंटू सारे के सारे पार्टिकल्स जो इस वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं वो एक साथ हिट करेंगे। कितने पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं,
सारे के सारे पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे बताओ? एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया टोटल वॉल्यूम इंटू यहाँ पर हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। चलो पहले इतना वॉल्यूम हो गया, तो ऑल द पार्टिकल्स इन दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ठीक है। सो इस वॉल्यूम के पार्टिकल जो हैं वो दीवार को हिट करेंगे डेल्टा टी टाइम के अंदर। मान लेते हैं एक छोटे यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इस छोटे यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक छोटे यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? अगर n जो है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, तो इस वाले वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जब इस छोटे से वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, कुछ पार्टिकल जा रहे होंगे और कुछ पार्टिकल वापस भी आ रहे होंगे। यहाँ तो मैंने सारे पार्टिकल्स को कंसीडर कर लिया, मेरे आने वाले भी और मेरे जाने वाले भी। तो जो जाने वाले हैं वही तो बेसिकली मोमेंटम या उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ऑन एन एवरेज जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये, इसके आधे ही आपको जो है आगे की तरफ जा रहे होंगे। कितने हैं पार्टिकल्स आपके? a इंटू बी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन, इसके आधे आपके आगे जा रहे होंगे। बोलिए यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने मेरे को निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे मेरे पास? वो हो गए मेरे पास हाफ इंटू एरिया इंटू बी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्लियर? ना एक मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम इम्पार्ट करता है? एक मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम इम्पार्ट करता है? वो करा था हमने ये 2mvx, ये एक पार्टिकल की बात करी थी ना, ये गया और इतना वापस आया। तो एक मॉलिक्यूल जो मोमेंटम इम्पार्ट करता है वो है m इंटू वी एक्स। तो टोटल मोमेंटम जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ये वाले। तो ये टोटल मोमेंटम कितना करेंगे? हाफ इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एम इंटू वी एक्स, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ एरिया इंटू डेल्टा टी इंटू एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर। फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है ये हमने अभी पूरा कैलकुलेट किया, ए डेल्टा टी एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन टाइम हो गया मेरे पास डेल्टा टी। सो अरे यहाँ पर मैंने मोमेंटम को 2mvx था ना, मोमेंटम तो 2mvx, सॉरी मैंने कहा 2mvx नहीं, मेरे को 2 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 लिखने से मेरा ये हाफ हो गया कैंसिल, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक हमने लिख लिया मास, एक एरिया इंटू डेल्टा टी इंटू वी एक्स का स्क्वायर अपॉन टाइम मतलब वही स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से n से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इनटू n भी करना पड़ेगा ना।
सो अब मेरा क्या हुआ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एम ए एन वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एम ए एन वी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स एक्सर्टेड। तो प्रेशर कितना होगा, अगर फोर्स ये है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना है, एम ए एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया, तो क्या हो गया हमारे पास, एम इंटू एन इंटू वी एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर हमारे को वॉल पे लग रहा है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली में देखें कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम वेलोसिटी से हिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर हिट कर पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वेलोसिटी का एवरेज निकालना चाहिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेनी चाहिए। तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू एम इंटू एन इंटू उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, उसका, ठीक है, समझिए ना मेरी बात को, उसको हम एम इंटू एफ इसका हमने एवरेज वैल्यू को लिखना चाहिए। अब एक बात को समझो, इस समय हम जो गैस है वो आइसोट्रॉपिक है। पता है आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है कि उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो सेम रहती हैं, ठीक है। जब आइसोट्रॉपिक है तो हम जो है वी एक्स स्क्वायर को लिख दूँ, मैं पहले इससे पहले लिख दूँ, वी एक्स जो स्क्वायर है ये बेसिकली इसको, ये जो ये चीज़ है ये क्या है, एवरेज है, ये एवरेज है ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्यों किसी भी डायरेक्शन से हम मेजर करें गैस में, ये सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है, कोई भी नो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी उसकी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाई एक्सिस पे भी वही होगी और जेड एक्सिस पे भी वही होगी, ठीक है। सो आई कैन से जो मेरी एवरेज होगी वो एवरेज कैसे निकाल जाएंगे, हम इसको कैसे लिखते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब वी एक्स के स्क्वायर एवरेज, वी वाई का स्क्वायर प्लस, ऐसी सभी की एवरेज निकाल लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 3 कर दो, ठीक है, 3 एक्सिस की निकाल ली, तीनों एवरेज, ठीक है। इस बात को हम लिख देते हैं 1/3 ऑफ सी स्क्वायर। जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को हमने क्या बोला है, आर एम एस वैल्यू, मीन स्क्वायर स्पीड। देखो हमने मीन निकाला है, तीन चीज़ें हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, और स्क्वायर स्पीड थी तो मीन स्क्वायर स्पीड निकाल दी, सही है। तो और अगर मेरे को सी लिखना हो, अगर मेरे को केवल स्पीड लिखनी हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सी स्क्वायर बेसिकली क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, क्लियर। सो अब मैं इस बात को अगर मैं प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो वी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखना चाहिए, 1/3 सी स्क्वायर। सो देयरफॉर जो प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m इंटू एन इंटू 1/3 सी स्क्वायर, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 m n c स्क्वायर। बेसिकली हमने एवरेज लिख लिया है और कुछ नहीं है। यहाँ एक पार्टिकल की थी, हमने उसको एवरेज लेना है तो हमने उसको मीन निकाला, फिर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स की, सारे पार्टिकल एक्स एक्सेस वाले, सारे पार्टिकल वाई एक्सेस वाले, सारे पार्टिकल जेड एक्सेस वाले, फिर हमने उसका मीन निकाल दिया, ठीक है। तो एक एवरेज वेलोसिटी हमारे को निकल गई, क्लियर है ना। तो प्रेशर हो गया ये। अब ये क्या है, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि m इंटू एन का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ये इसे हम बोलते हैं टोटल मास, एक मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास पर यूनिट
वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का मास और एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना टोटल मास उस वॉल्यूम का। ठीक है, अब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस बात को बेसिकली डेंसिटी ऑफ द गैस भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे रो बना दूं मैं इसको। सो मेरा जो फॉर्मूला बन गया प्रेशर का वो 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ठीक है। बेसिकली पहले हमने क्या लिख दिया, पहले हमने 1/3 mn को कैसे लिख दिया, 1/3 mn को लिख दिया हमने मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो प्रेशर कहीं ना कहीं डेंसिटी से भी कनेक्टेड रहता है कि नहीं रहता है। अच्छा, अब इस बात में एक और समझो, इस पूरी डेरिवेशन के अंदर कहीं शेप मैटर करी, कहीं क्यूबॉइड वाली बात आई, हमने इनिशियली सीखा लेकिन उसके बाद तो सब खत्म हो गया ना, तो शेप मैटर करी। ठीक है, और एक यूनिट प्रेशर को, जहाँ एक छोटे से यूनिट को हमने स्टडी किया और वो पूरे सिस्टम में अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें पूरे रिजल्ट के अंदर मेरा कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम वाला फैक्टर भी नहीं आया कि हाँ भाई उस वॉल्यूम में ऐसा केस होगा। तीसरी बात, यहाँ पर हमने कोलिजन के अंदर जो टाइम इंटरवल हुआ है उसको हमने कंसीडर क्या करते हैं, नहीं लिया, मतलब जो टाइम इंटरवल नहीं लेगा, बहुत ही इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन हुआ और बहुत ही थोड़े से इंटरवल के अंदर हुआ। तो जो म्यूचुअल कोलिजन भी है वो भी यहाँ पर इस पूरे रिजल्ट के अंदर कोई भी उसने फैक्टर क्रिएट नहीं किया। सही है, तो इस बात को ये समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे आप जैसी मर्जी शेप ले लो और उसके छोटे से पोर्शन को स्टडी कर लो और वही पूरा प्रेशर आप कमरे में एक छोटे से एरिया का प्रेशर ले लो, वही पूरे कमरे का प्रेशर होगा। लॉजिकली यही पास्कल लॉ भी था। समझ आ गई मेरी बात? तो प्रेशर का फंडा समझ में आ गया। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से और अपने हाथों से लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स आपके पास होते ही है ना, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ना ध्यान से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है ना तो बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप समझ में आती हैं, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। चलो अब एक काम करते हैं, अब मैंने देखना है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन बनता है। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं बोल रहा हूँ ना। अभी आप मेरे को बात बताओ कि अभी आपने प्रेशर की क्या डेरिवेशन करके आए हो, 1/3 रो सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब अगर मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इफ़ v जो है वो 1 है तो इसका मतलब मास जो है वो डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे को बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, m तो रो के बराबर अगर हो जाए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई आपके पास हाफ रो v स्क्वायर, क्योंकि m तो रो के बराबर है। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो प्रेशर होता है 1/3 रो सी स्क्वायर और ये क्या हो गया 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब रो वी स्क्वायर। अच्छा v क्या है, वेलोसिटी होती है, ये भी वेलोसिटी ही है, तो डायमेंशन से कैंसिल हो गई, वेलोसिटी तो वही रहेगी सारे पार्टिकल्स की। सही है, तो मेरे को यहाँ पर ही बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर रो सी स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू दिस और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c के बराबर है। वेलोसिटी तो c ही है, वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ हाफ रो सी स्क्वायर। सो इसका मतलब मेरे को ये हुआ प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी की रेशो है
वो 2/3 हो गई। सही है, ये वाला 2 ऊपर चला गया ना, बस बाकी तो ये कैंसिल हो ही गया। सो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो टोटल मास, जो मास ऑफ द गैस है, ठीक है, मास ऑफ द गैस पार्टिकल जो है, मास ऑफ 1 ग्राम मोल, एक मोल का मास क्या होगा? एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास इनटू उसका एवोगैड्रोस नंबर। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है? ठीक है ना? ठीक है, चलो अभी आपने ये सीखा है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/3 रो सी स्क्वायर। रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैं इसको पीछे से लिखता हूँ, एक लाइन में लिखने की कम जगह लगाते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाले वॉल्यूम को क्रॉस करके उधर ले जाओ, ये वाले वॉल्यूम को क्रॉस करके ले जाओ उधर को, ठीक है। और क्या बचेगा आपके पास? पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वेयर। क्लियर? पी वी तो आर टी के बराबर होता है, सिंस पी वी तो आर टी के बराबर होता है, तो पी वी की जगह आर टी लिख दे। तो आर टी बराबर 1/3 एम सी स्क्वेयर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब एक बात को समझो, एक काम करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 आर टी बराबर 1/3 इंटू 2 एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब 3 पहले 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद 3 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3/2 आर टी बराबर 1/2 एम सी स्क्वेयर। और 1/2 एम सी स्क्वेयर, 1/2 एम सी स्क्वेयर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अब काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। सो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 एम सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ आर टी। ठीक है, तो 1/2 एम को कैसे लिख दो? नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये एम हो गया, इंटू सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी, 3/2 ऑफ आर टी। ठीक है, अब 1/2, अब मैं केवल वेरिएबल को इकट्ठा करता हूँ, देखो 1/2 एम सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/2 आर अपॉन एन ए इंटू टी। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स को मैं नीचे ले आया। ठीक है, आपको याद है गैस कांस्टेंट किसके बराबर था? एवोगैड्रोस नंबर इनटू आर अपॉन एन ए।
जस्ट वेट। R अपॉन NA क्या था, KB के बराबर, ठीक है। तो R अपॉन NA को हमने KB लिखा, तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हो हाफ mc² 3/2 ये KB इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, ठीक है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर एक पार्टिकल की देखें हम हैं तो 3/2 KB इंटू टी आ गई, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, लेफ्ट राइट की बात करें ना, क्योंकि हमने स्टडी में गोल गोल घूमा तो है ही नहीं, ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या पढ़ गया हमने, 1/2 mc², एक पार्टिकल की है, विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 KB इंटू टी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, देखो ये एक पार्टिकल का मास है, ये उसकी वेलोसिटी है, KB के कांस्टेंट है KB, और टी टेम्परेचर होता है, ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर आपको टेम्परेचर मालूम चल जाए तो आपको पूरे की पूरी काइनेटिक एनर्जी मालूम चल सकती है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, ये जो M है ये पूरी की पूरी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पूरे मास ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहाँ पर मैटर कर रही है, काइनेटिक एनर्जी मैटर कर रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, एक बात, ठीक है। और दूसरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती है मास ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल M तो आया नहीं ना, मास तो आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का मास तो जो है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी का, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन यहाँ पर मैटर किसके ऊपर कर रही है, कांस्टेंट और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कहीं मास क्यों मैटर नहीं करी है, आपने इस पोर्शन को देखना है। तो इट डज, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये पूरी की पूरी चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर से इसका क्या रिलेशन हुआ, देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है 1/3 रो c², मैंने आपको क्या बोला था, एक ही डेरिवेशन देख लो, बार बार आ रही है। 1/3 रो का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू c², इसका मतलब होता है PV इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू c²। PV जो होता है वो RT के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब RT बराबर 1/3 mc², ठीक है। तो c² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3RT अपॉन m। तो इसका क्या मतलब हो गया कि c² जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। इसका मतलब C जो है वो प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। सो इसका मतलब, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट T जो है वो प्रोपोर्शनल है C के, ठीक है। तो रूट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये रूट ऑफ टेम्परेचर है, और C क्या होता है, RMS वैल्यू है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन
RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर है। ठीक है, क्लियर। चलो अब इस बात को थोड़ा सा और भी समझते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब 1/3 डेंसिटी क्या होती है? 1/3 रो सी स्क्वायर। रो को हम कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर Na इंटू सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? अभी हमने पढ़ लिया R/Na इंटू टी के। ठीक है, के बी टी। ठीक है, R/Na के बी टी, इसे के बी टी लिख दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर देखते हैं हम 1/3 m/Na इज इक्वल्स टू के बी टी। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 या फिर हाफ, वही हाफ वाला ही करते हैं अभी, हाफ इंटू 3 इंटू m/Na इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के बी टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 1/2 m/Na सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 के बी टी। तो 1/2 और ये हो गया मास ऑफ वन पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 3/2 के बी टी। ये भी हमने डेरिवेशन करी ही है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर हमने देखना है कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे बोल दिया कि 1/2 mc स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो that is 0 Kelvin, that is -273.16 डिग्री सेल्सियस, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सही है, क्योंकि ये जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इसी के ऊपर प्रोपोर्शनल करती है। तो उस टाइम जो है सी मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो होगा। सो दैट इज़, मास तो जीरो नहीं हो सकता है ना, वेलोसिटी जीरो होगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ीरो पे RMS वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल्स की क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब गैस के पार्टिकल बिल्कुल यहाँ शांत बैठे होंगे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे होंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं छोटा सा एक नोट बना दूँ आपके लिए। तो सारी चीज़ों को आपको क्या देखना है कि मैं सारी बातों की थीम बना लेता हूँ। एक तो आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल, लेफ्ट से राइट मूव कर रही है। ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ के बी टी होती है। एक बात समझ गए? ठीक है, RMS वैल्यू क्या होती है? जो C है, अभी हमने पढ़ा है, C जो है वो प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के बराबर होती है। ठीक है, और C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर होती है। मास बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी तो नेचुरल सी बात है कम हो जाएगी, रूट ऑफ मास के बराबर हो जाएगी। और एट एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब कि T इजिकल्स टू ज़ीरो होगा तो C भी जीरो होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगा। ठीक है, बस इतना से फंडा है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करो, अपने हाथों से दोबारा लिखो, कुछ मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक दो बार देखना पड़ेगा, ये मेरे को मालूम है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से करो, और फिर भी कोई इशू आता है नोट्स पढ़ो, इसको दोबारा देखो। अगर आपको देखना है तो नोट्स अपने हाथ में, अपने हाथों से लिखो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक बार तो देखना पड़ेगा ना, हाथों से तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। चलो ठीक है।
तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में जो हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, उसको हम काइनेटिक थ्योरी से ही प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो भी जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर, ये टॉपिक जो है ना, वो जल्दी जल्दी ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर।